बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है? हैदर अली, आवाज़ आ रही मेरी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज की हमारी जो क्लास है वो टॉपिक हैं 3-4। वो जी वैसे तो अच्छा, इसका करामत अली ये जवाब मुनासिब नहीं अभी देना, मैं बाद में आपको बताता हूँ। आज की हमारी जो क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस CSS PMS और जो मास्टर है MA उसके ऊपर है। टॉपिक हमारा था कार्ल मार्क्स। उसके 3 कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिए थे पहले पेड सेशन में, पेड लेक्चर में जो वहाँ हो रहा था, लेकिन अभी ये ऐसे वाल पे रख दिया ओपन ही। तो इसके ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, इसके मेन जो पॉइंट हैं वो समझाने, ताकि कार्ल मार्क्स जो है इसकी फ़िलासफ़ी समझ आ जाए। जो मतलब पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं मास्टर इसको, जो कॉन्सेप्ट इसके पूछे जाते हैं यही डिस्कस करना है। इसकी थ्योरी ऑफ डायलेक्टिव मटेरियलिज्म की है। उसमें कार्ल मार्क्स जो है वो कहता है कि ये जो सियासी फ़लसफ़ा है, कार्ल मार्क्स का जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, उसकी जो बुनियादें हैं वो जदलियाती मादियत पर उसने रखी हैं। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है डायलेक्टिव मटेरियलिज्म, उसकी जो बुनियादें हैं वो उसकी रखी हैं जदलियाती मादियत पे। वो कहता है कि कायनात के अंदर जितनी भी समाजी और सियासी तब्दीलियाँ, जो सोशल या पॉलिटिकल चेंजिंग आती हैं यूनिवर्स के अंदर, उसका जो मुहर्रिक है वो मादियत ही है, वो
ये मटेरियलिज़म ही है, मादियत को ही करार देता है। वो ये कहता है कि इंसानी इदारों की जो नशो नुमा है, जितने जो ह्यूमंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी जो ग्रोइंग है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो नशो नुमा है और उसका जो अरूज और ज़वाल है, वो मादी अशिया की बदौलत ही होता है। ये जो दुनिया में वो चीज़ें हैं, मादी चीज़ें, जिसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं होती, कोई बुनियाद नहीं होती। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो नशोनुमा होती है इदारों की और ज़वाल और अरूज होता है, वो ये मादी चीज़ों की वजह से ही होता है। और यहाँ तक कि जो तबकात है मुआशरे के अंदर, वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बिलाशुबा जो ये जो फ़लसफ़ा है, ये फ़िलासफ़ी है, ये उसने हीगल से ली है। कार्ल मार्क्स ने ये फ़िलासफ़ी हीगल से ली है, जदलियात की। लेकिन जो हीगल है, हीगल ने इस फ़लसफ़ा की जो बुनियाद है वो सिर्फ़ तसव्वुर पे रखी है। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है, प्रैक्टिकल में वो नहीं उसने इसको किया। वो एक तसव्वुर दिया है, उसने सारी जो बुनियाद है वो तसव्वुर पे रखी है हीगल ने। लेकिन जो मार्क्स है, उसने ये उससे उधार लिया है ये फ़लसफ़ा इसका, लेकिन उसने उसमें कुछ आमेज़िश करके अपना जो नज़रिया जदलियाती मादियत है वो पेश किया है। उसमें तब्दीलियां करके उसने कुछ नई चीज़ें डाल के उसने इस नज़रिए को पेश किया है। मार्क्स ने लिया हीगल से ही है। मार्क्स ने हीगल का जो फ़लसफ़ा जदलियात है उसके अंदर बड़ी अहम तब्दीलियां की हैं, और हीगल के फ़लसफ़ा जदलियात के ऊपर, डायलेक्टिव मटेरियलिज़म के ऊपर जो है, उसने एतराज़ात भी किए हैं मार्क्स ने। सबसे बड़ा इतराज़ जो मार्क्स को था उसके फ़लसफ़ा पे, हीगल के फ़लसफ़ा पे, वो ये था कि वो उसने जो जदलियात की बुनियाद है वो तसव्वुर के ऊपर रखी थी, लेकिन जो मार्क्स है इसने मादियत के ऊपर रखी है। ये उसको बड़ा इतराज़ था। वो कहता है कि तसव्वुर कि जहन में कोई चीज़ आई, एक जहन में तसव्वुर आया, उसके ऊपर आपने पूरी एक इमारत खड़ी कर दी, बुनियाद बना दी, तो ये वैल्यूएबल नहीं है, ये वैलिड नहीं है। मार्क्स ने कहा ये मुस्तनद नहीं है। ये उसने इतराज़ किया था हीगल के फ़लसफ़ा पे। मार्क्स ने कहा कि जो मुआशी मसला है, जो मुआशी मसला होता है, इकॉनमी में जो इश्यूज़ आते हैं, वो हर चीज़ की जो बुनियाद है वो मादियत के ऊपर है। दुनिया में तमाम तर जो कशमकश हो रही है और तसादुम जो हो रहे हैं, वो मादी मसाइल की वजह से हो रहे हैं। ये जो जितने भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं दुनिया के अंदर, मार्क्स कहता है कि ये कशमकश, ये जो फाइटिंग हो रही है, स्ट्रगल हो रही है आपस में, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ और कौमों के अंदर हो रही है, मुल्क के अंदर हो रही है, ये सारे मादी वसाइल की वजह से हो रही है। मार्क्स ये भी कहता है कि मादी वसाइल की वजह से, मादी वसाइल जो इसके वसाइल हैं और जो इसके मसाइल हैं, उसकी वजह से इनकलाब और तब्दीलियां भी वजूद में आती हैं। अब ये आगे जाके फिर इसको वो तफसील से लिखता है। इसका ख्याल है कि इज्तिमाली मुआशरा जो है, कम्युनिज़म में वो राइट सबको देता है, इक्वल राइट्स हों, मज़दूरों के, सरमायादारों के भी। उसका ख्याल है, मार्क्स का ये ख्याल है कि जो इज्तिमाली मुआशरा है, कम्युनिज़म सोसाइटी जो है, जो हर किस्म की खामियों और बुराइयों से पाक होगा। अगर रियासत जो है वो उसके अंदर कम्युनिज़म जो है उसका प्रचार हो जाए, उसको फ़रोग मिले, तो वो कहता है कि ये हर किस्म की जो खामियां हैं और बुराइयां हैं इससे पाक होगा ये मुआशरा। लिहाजा वो कम्युनिज़म का जो है वो प्रमोट करना चाहता है, उसको फैलाना चाहता है, उसको फ़रोग देना चाहता है मार्क्स, क्योंकि वो सरमायादारों के ख़िलाफ़ था। जो कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं,
जिसको आप सरमायादाराना निज़ाम कह सकते हैं, कैपिटलिज़म, उसके ख़िलाफ़ था मार्क्स। और वो कम्युनिज़म का फैलाव चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मज़दूरों को भी जो है उनके हकूक़ मुहैया किए जाएँ। अगर वो कहता है कि ये इज्तिमाली मुआशरा जो है ये कायम हो जाता है तो मुआशरा जो है वो गैर तबकाती तकसीम का हामिल होगा, उसमें तबकों की तकसीम नहीं होगी। जैसे उसने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में उसने क्लास स्ट्रगल थ्योरी जो है वो बयान की है, तबकाती कशमकश जो है वो कहता है वो नहीं होगी अगर कम्युनिज़म आ जाता है। तो सरमायादाराना निज़ाम जो है उसके ख़ात्मे के साथ ही जो जदलियात का तसव्वुर है, जो हीगल ने तसव्वुर पेश किया है, उसका ख़ात्मा हो जाएगा। जैसे ही कैपिटलिज़म जो है वो ख़त्म होता है, इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, तो जो जदलियात का जो तसव्वुर है जो हीगल ने पेश किया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये मार्क्स कहता है। अब वह यहाँ पे कहता है कि बामी कशमकश, बामी तसादुम जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर कम्युनिज़म आ जाए और अवाम जो है वो मुकम्मल अमन और पुरसकून जो है वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर मज़दूरों को उनके हकूक़ मिलते हैं और कम्युनिज़म जो है या सोशलिज़म जैसे आ जाता है तो वो जो सरमायादार लोग हैं, सरमायादाराना निज़ाम है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है कि एक पुरअमन ज़िंदगी आ जाएगी। मज़दूरों की, नीचे वाले तबके जो क्लास स्ट्रगल में वो बात करता है, वहाँ पे वो जिन लोगों की बात करता है वो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी में आएगा। अब ये उसका जो है डायलेक्टिव मटेरियलिज़म है। उसने 1849 में एक जो है अपना मैनिफेस्टो पेश किया, अपना एक मंशूर उसने पेश किया। वो मंशूर उसने जो है वो सरमायादाराना जो निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ पेश किया और उसने अपने असूल जो है वो वज़ा किए कि किस तरह से ये सरमायादार लोग जो है वो गरीब तबके का इस्तेहसाल करते हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल करके इनकी जो पैदावार जो है, इनकी जो ये पैदा करते हैं उससे से ज़्यादा मुनाफा ये कमा लेते हैं और उनको उनकी जो उजरत है वो कम देते हैं। लिहाजा ये जो सरमायादार हैं ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, वो गरीब से गरीब तक होते जा रहा है और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जीने के लिए उनको सिर्फ ये उजरत देते हैं, ज़्यादा मजदूरी नहीं देते। इसके उसने असूल वज़ा किए कि किस तरह सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म किया जा सकता है और इसने किस तरह से ख़त्म करके दिखाया मार्क्स ने। वो कहता है कि मुआशरे में अगर मसावात रही, अगर इक्वालिटी मुआशरे के अंदर है तो ये आज़ादी है, अगर इक्वालिटी नहीं है तो ये मार्क्स कहता है आज़ादी भी नहीं है। उसने पैदावार के जो मुफीद अहम तरीके ना वो बताए। वो कहता है कि इन तरीक़ों के अंदर जो पैदावार मज़दूर तबका करता है, मिलों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, सनतों के अंदर, ज़राअत के अंदर, अगर उनको उनकी पैदावार की उजरत दी जाए और मुनासिब उजरत दी जाए तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन सरमायादार जो लोग थे उन्होंने उनको अच्छी उजरत भी ना दी और कम उजरत दी, जिस वजह से वो आपस में मज़दूर तबका जो है वो जैसे हैंड टू माउथ वो रह रहे थे, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे थे। तो उनके अंदर एक जो है वो जद्दोजहद पैदा हुई सरमायादाराना जो लोग थे, निज़ाम जो था उसके ख़िलाफ़ लड़ने की। वो उठ खड़े हुए मज़दूर और वो इन्हीं कैपिटलिस्ट जो थे इनके ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। और मार्क्स जो है वो सबसे बड़ा इसका हिमायती है कम्युनिज़म का, मज़दूरों का, कि जो दौलत है वो मज़दूरों को भी बराबर इक्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर। ये तो इसकी थ्योरी जो है डायलेक्टिव कम्युनिज़म की थी। अब इसकी जो थ्योरी है वो क्लास स्ट्रगल की आ जाती है कि जो सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर जो तबकाती कशमकश होती है, मुआशरे के अंदर तबके कौन से हैं, उनके अंदर फाइटिंग कौन सी होती है, आपस में क्यों लड़ते हैं,
ये मार्क्स अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में बयान करता है। ये मार्क्स की फ़िलासफ़ी है, जो जर्मन फ़िलासफ़र है वो अपनी फ़िलासफ़ी में कहता है कि जो मार्क्स कहता है कि इंसानी जो तारीख़ है, जो इंसानी तारीख़ है उसको तबका वाराना जंग है, तबकों के अंदर जो जंग होती है वो एक दास्तान करार देता है। वो कहता है कि ये होती आ रही है, ये दास्तान है कि जो इंसानी तारीख़ है उसके अंदर जो तबका वाराना जो है जंग है वो शुरू से होती आ रही है। मार्क्स का ये भी कहना है कि तारीख़ इंसानी तारीख़ जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में जितने भी दौर गुज़रे हैं, जितनी भी सदियाँ गुज़री हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में आज़ाद और ग़ुलाम, अमीर और गरीब, जागीरदार और किसान, जालिम और मज़लूम, सरमायादार और मज़दूर, ये वो तबके हैं जो आपस में लड़ते आ रहे हैं, निबरदज़मा हैं, आपस में फ़ाइटिंग कर रहे हैं अपने राइट्स की। राइट्स कौन से? अब जो है वो ग़ुलाम है वो लड़ाई कर रहा है आज़ाद होने के लिए, जो आज़ाद है वो कहता है कि उसके ज़ेरे अंदर ग़ुलाम रहें ताकि वो उनसे काम ले सके। एक तबका तो ये हो गया। दूसरा अमीर और गरीब का है। तीसरा जागीरदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं जो, और किसान हैं। अब वो जागीरदार जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, जो किसान हैं वो उनकी ज़मीनें जो हैं वो उनमें से पैदावार जो है वो काश्त करते हैं, चीज़ें पैदावार निकलती है, और जागीरदार उनका किस तरह इस्तेसाल करते हैं। ये मार्क्स ने अपनी इस क्लास स्ट्रगल जो थ्योरी है, तबकाती कशमकश, उसमें ये बयान किया है। फिर वो कहता है जालिम और मज़लूम। जालिम कौन लोग हैं? अमीर लोग हैं, आज़ाद लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, और सरमायादार लोग जो हैं वो उसके नज़रिए में, मार्क्स के नज़रिए में ये लोग जालिम हैं। मज़लूम कौन लोग हैं? ग़ुलाम, गरीब, किसान और मज़दूर तबका, ये मज़लूम लोग हैं, और ये आपस में लड़ते आ रहे हैं शुरू से, इंसानी तारीख़ में। वो मार्क्स कहता है, आप देख लें। अब ये इसके 2 पॉइंट हो गए, इसकी क्लास स्ट्रगल थ्योरी के 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है, वो कहता है इन लोगों में तबकाती कशमकश कभी तो खुफिया होती है और कभी ज़ाहिरी होती है। ये जितने भी मैंने आपको क्लासेस बता दिए हैं, अमीर गरीब, आज़ाद ग़ुलाम, जालिम मज़लूम, जागीरदार, किसान और सरमायादार और मज़दूर, इनके अंदर जो फाइटिंग होती है आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये जो पॉलिसियाँ बनाते हैं लड़ाई करने के लिए, हकूक़ के लिए, ये कभी तो वो कहता है कि खुफिया भी बनाते हैं, कभी ज़ाहिरी भी बनाते हैं। ये दोनों सूरत में होती रहती हैं। तबकाती कशमकश दोनों सूरत में, कभी खुफिया भी होती है, कभी ज़ाहिरी भी होती है। वो कहता है कि कभी इनकी वजह से पूरा समाजी निज़ाम तब्दील हो जाता है। ये जो क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर, इनकी वजह से, और ये जो कशमकश है, ये जो स्ट्रगल है, फाइटिंग है, इनकी वजह से कभी कहता है, मार्क्स कहता है कि कभी जो पूरा हमारा जो सोशल सिस्टम है वो ही तब्दील हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है ये दोनों तबके जो है तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। कभी तो पूरा निज़ाम चेंज हो जाता है, कभी सिर्फ ये दोनों तबके बर्बाद होते हैं, नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है कि सरमायादार जो लोग हैं उनकी अगर फैक्ट्रियाँ हैं, वो मज़दूरों को प्रॉपर जो है मजदूरी वो नहीं दे रहे, उजरत नहीं दे रहे, मज़दूर तबका हड़ताल पे चला जाता है। हड़ताल करते हैं हक के लिए, अपनी सैलरीज़ के लिए, अपने राइट्स के लिए। कारखाने, मिलें जो हैं वो बंद कर देते हैं। सरमायादारों को वहाँ पे नुकसान होता है, क्योंकि वो पैदावार वहाँ से होगी, फैक्ट्रियों, मिलों से, ज़राअत से। जागीरदार और सरमायादार जो है वो मंडियों में लेके जाएंगे, मंडियों में लेके जाएंगे तो अच्छी कीमत पे वो बिक सकेंगी। लिहाजा जब कारखाने बंद हो गए, जैसे आप कहते हैं कि चीज़ जो है वो टोटल बंद हो गई, लॉकडाउन अभी कह दें, कोई चीज़ चलेगी नहीं तो मुआशत तो नीचे आ जाएगी। मुआशत, वो इकॉनमी की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे वो सरमायादारों की अपनी इकॉनमी है। जो सरमायादार और जागीरदार लोग हैं उनकी अपनी इकॉनमी है, उनकी अपनी मुआशत है, उनकी तिजोरियाँ भरी पड़ी होती हैं। यहाँ मुल्क की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ
क्लास स्ट्रगल की बात हो रही है, जो तबकाती कशमकश है, और मार्क्स जो है वो इसके खिलाफ है। वो कहता है कि इब्तदाई ज़िंदगी में तबकाती कशमकश चलती आ रही है। अगर स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो वहाँ से भी ये जो है वो चलती आ रही है, अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है। दौलत की हवस, शोहरत, ज़मीनों की हवस, जायदाद बनाने की हवस, अब ये ज़्यादा होगी। मार्क्स कहता है ये चलती शुरू से आ रही है। वो कहता है कि अगर कदीम रूमी मुआशरे की वो बात करता है, कदीम रूम की वो बात करता है, मार्क्स कहता है रूमी मुआशरे में जो उमरा थे और बड़े बड़े जो ओहदेदार थे वो अमीर से अमीर थे। और दूसरी तरफ अगर वो बात करता है, वो कहता है जो इंतहाई गरीब लोग थे जिनमें अक्सरियत गुलामों की थी, ये रूमी मुआशरे की वो बात कर रहा है। उमरा और बड़े बड़े लोग अमीर थे, सरमायादार थे, जागीरदार थे, और वहाँ पे जो गरीब लोग थे वो ज़्यादातर गुलाम थे। अब यहाँ पे वो ये भी कहता है कि इन दोनों तबकों के दरमियान जो फाइटिंग है, जो स्ट्रगल है, वो उसका होना लाजमी है, वो नागज़ीर है। वो क्यों लाजमी है? गुलाम तबका जो है वो अपने हकूक़ का मुतालबा करता है, और जो उमरा हैं, जो अमीर हैं, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर ग़ुलाम तबका आज़ाद हो गया और उनको हकूक़ उनके मुहैया हो गए तो वो उमरा कहाँ जाएंगे? उनको पैदावार करके कौन देगा? उनके पास दौलत कैसे ज़्यादा आएगी? इस वजह से जो वो उमरा का तबका है वो ग़ुलामों के ऊपर जो है, ग़ुलाम तबका उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा पाबंदियां भी लगा देता है कि बगावत ना शुरू हो जाए, और उनको तंग करना शुरू कर देता है। यही असल वजह बनती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो ग़ुलाम तबका या मज़दूर तबका होता है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही हैंड टू माउथ रह रहे होते हैं। उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ खाने को थोड़ा कुछ होता है, बाकी कुछ भी नहीं देते ये सरमायादार लोग उनको। तो वो कहता है कि ये ग़ुलाम तबका और मज़दूर तबका ये बर्दाश्त नहीं करते, और ये उस इस्ताली तो जो तबका है जो उनका इस्तेसाल कर रहा है, जैसे कैपिटलिस्ट हो गए और लैंडलॉर्ड हो गए, उनके ख़िलाफ़ ये ऐलान जंग कर देते हैं, ये स्लेव और मज़दूर। अब मज़दूर जो है वो मिलों के भी इकट्ठे हो जाते हैं, फैक्ट्रियों के भी, कारखानों के भी और संतों के भी। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये यूनाइट हो जाते हैं, इनका इत्तेहाद हो जाता है, तो फिर ये काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं अपनी बातें, अपने मुतालबात मनवाने में। मार्क्स ये कहता है। मार्क्स मज़ीद कहता है कि एक तरफ जागीरदार थे, जब क्लास स्ट्रगल शुरू हुई और ये फाइट शुरू हुई, वो कहता है कि एक तरफ जो है वो जागीरदार थे, तो दूसरी तरफ जो थे वो किसान तबका था, फार्मर थे। जागीरदार जो थे वो, उन्हें जो किसान थे उन्हें कोई मरात जो है वो देने के हक में ना थे, तैयार ही नहीं थे, उनको कोई मरात नहीं मिलती थी। मतलब अगर किसान या मजदूर तबका जो है वो 10 घंटे काम कर रहा है, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट तैयार करने में 10 घंटे काम कर रहा है, तो वो 10 घंटे की उजरत उनको नहीं मिलती थी। सरमायादार जागीरदार उनको 6 घंटे की जो है वो उजरत देते थे, 6 घंटे की मजदूरी देते थे। 4 घंटे की जो मजदूरी है वो खुद उससे मुनाफा कमाते थे। जो जहाँ से ये शऊर पैदा हुआ, और फिर काफ़ी हद तक जो मज़दूर थे और जो ग़ुलाम थे उनमें जो तालीम थी उसका शऊर आया, और उन्होंने फिर फाइट बैक करना शुरू कर दी कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़। अब चनाचा किसानों ने बिलाखिर अपनी बदहाली, तंगदस्ती
और मुफलसी से तंग आकर जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जब वो तंग आ गए, बदहाली, तंगदस्ती, मुफलसी, गुर्बत, तंग आ गए, तो उन्होंने जागीरदारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। अब इसके रद्द अमल में जो जागीरदार थे, उन्होंने उनकी जो पैदा की हुई चीज़ें थी, पैदावार थी किसानों की, उनके ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया, पूरा कब्ज़ा कर लिया। जो प्रोडक्ट्स थी फार्मर्स की, जो वो बना के मंडियों में ले आते थे, ये यूरोप तक फैल गया। ये जो जागीरदाराना निज़ाम था, ये तबकाती कशमकश जो थी, ये यूरोप तक फैल गया, लेकिन तबकाती जंग का ख़ात्मा फिर भी ना हो सका। आस्ता आस्ता तिजारत ने फ़रोग हासिल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ट्रेड आ गई, ट्रेड में बिजनेसमैन आ गए, ताजिर आ गए, क्योंकि वो रास्ते खुल गए, बहरी रास्ते खुले, नए नए आबादियाँ जो है वो दरियाफ्त होना शुरू हो गई, नए नए मुल्क जो है वो उन्होंने क्लेम किया अपने आप का। तो यहाँ पे जो है वो तिजारत शुरू हो गई, मंडियों में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आना शुरू आ गई। ये बिजनेसमैन जो थे ये छोटा तबका था, ये बड़ा नहीं था। कैपिटलिस्ट जो थे और जो लैंडलॉर्ड थे वो बड़े तबके थे, दो उमरा के। लेकिन ये छोटे बिजनेसमैन जब आए, और इन्होंने, वो मार्क्स क्या कहता है कि रफ्ता रफ्ता ताजिर जो तबका है वो नुमाया होना शुरू हो गया, और कुरून वस्ता के लोगों को मजदूर बनाकर उन्होंने दौलत कमाई। जागीरदारों और तिजारत पेशा जो तबका है, जागीरदार, लैंडलॉर्ड और जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनके दरमियान जो है सियासी इक़्तिदार का हसूल शुरू हो गया। पहले तो लैंडलॉर्ड ही जो है वो रियासत के ऊपर, मुल्क के ऊपर काबिज थे, हुकूमत करते थे। सियासी इक़्तिदार जो है वो या तो सरमायादारों के पास था या लैंडलॉर्ड के पास था, जागीरदारों के पास था। लेकिन जब ये तिजारती तबका जो है, इसने आस्ता आस्ता इतना फ़रोग पा लिया, इनके पास इतनी दौलत आ गई, इन्होंने मजदूर हायर किए, उनको उजरत देते थे कम, मंडियों में अपना इन्होंने बिजनेस शुरू किया। अब ये इस लेवल तक पहुंच गए कि ये जो लैंडलॉर्ड थे और जो सरमायादार थे, कैपिटलिस्ट थे, उनके बिल्कुल सामने ये खड़े हो गए। ये बिजनेसमैन, सियासी इक़्तिदार जो है, इसकी हसूल, इसकी ख्वाहिश जो है वो ये बिजनेसमैनों में भी जागी, लेकिन ये कामयाब ना हुए। 1789 के फ्रांसीसी इनकलाब, 1789 के फ्रांसीसी इनकलाब के बाद कारखानादारों के नए तबके शुरू हो गए। जो कारखानों में काम करते थे, इनकलाब के बाद ऐसे तबके भी वजूद में आ गए, मजदूरों के। अब यहाँ पे जब वो ज़्यादा मजदूर आ गए, ज़्यादा कारखाने बन गए, सनत को फ़रोग मिला यहाँ पे, तो पैदावार में इजाफा हो गया, पैदावार में इजाफा हुआ और नई नई मशीनें जो हैं वो ईजाद हो गई। उस वक्त नई नई मशीनें ईजाद होंगी 1789 में। अब कारखानों का जो क़याम है वो अमल में आया, कारखाने बने, सनत और फत जो है उसमें इनकलाब बर्पा हो गया। ये मार्क्स कहता है। अब जो मसनूआत थी उनके जो मांग है, जो मसनूआत थी उनकी जो मांग है, उसमें दिन ब दिन वो बढ़ने लगी मार्केटों में, मंडियों में। अब जो है वो आदमी कम थे, मसनूआत जो है उसकी मांग बढ़ने लगी, तो फिर जो है वो मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया। वो प्रोडक्ट्स का जो काम था वो फिर मशीनों से लिया जाने लगा। छोटे छोटे जो तिजारत पेशा लोग थे, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे जिन्होंने तिजारत शुरू की, वो अब बड़े बड़े सरमायादार बन गए। पहले तो सरमायादार, लैंडलॉर्ड तो तबका अलग था, लेकिन अब ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट मार्केट में बेची, उजरत मजदूर को जो है वो कम दी, लेकिन मुनाफा ज़्यादा कमाया। अब ये भी खुद बड़े बड़े सरमायादार बन गए, जिसमें दो तबके जो है वो लिखा जाता है। एक तो बोर्जुआ का तबका, बोर्जुआ, एक प्रोलेटारिया का तबका। प्रोलेटारिया में ये मजदूर आ जाते हैं, ये जो नीचे वाले क्लास हैं। और जो बोर्जुआ का तबका है वो, उसमें एक तो ये छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उसके बाद बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उसके बाद जो कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, ये आ जाते हैं।
अब फिर जब ये बड़े बड़े सरमायादार बन गए, नई नई मंडियों की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि फिर मुल्क जो है वो दरियाफ्त होने लगे, छोटी छोटी रियासतें बनने लग गई, नई नई मंडियों की तलाश शुरू हो गई, ज़राया आमदो रफ्त जो है उसमें तब्दीलियां होना शुरू हो गई। सरमायादार और जो जागीरदार हैं इनमें कशमकश शुरू हो गई, फाइटिंग शुरू हो गई, लैंडलॉर्ड में और कैपिटलिस्ट में, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तवील कशमकश, एक लंबा अरसा जो है ये फाइटिंग चलती रही, लड़ाई चलती रही, स्ट्रगल चलती रही। उसके बाद जो है जो सरमायादार हैं वो फातेह हो गए, उन्होंने फतह हासिल कर ली जागीरदारों के ऊपर। पहले जागीरदार जो है वो सियासी इक़्तिदार पे काबिज थे, फिर सरमायादार आ गए। ये मार्क्स कहता है सरमायादार जो थे वो बहुत कम उजरत देते थे मजदूरों को। वो जो मसनूआत जो पैदा करते थे, मसनूआत मजदूर मार्केट में लाते थे, सरमायादार उसको फरोख्त कर करके उन्होंने अपनी दौलत में इजाफा कर लिया। मजदूर पेशा तबके ने सरमायादारों के जो इस्तेसाल है उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जो क्लास स्ट्रगल है उसमें जब ये मजदूर तबका है और सरमायादार जो है, जब ये उनके पास ज़्यादा दौलत हुई और उनका एक्सप्लॉइट किया गया मजदूरों को, उनके हकूक जो है वो गज़ब किए गए, उनको वेज ना मिली, इतनी ज़्यादा मजदूरी ना दी गई, उन्होंने फिर ऐलान जंग कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए, सरमायादारों के खिलाफ। मार्क्स लिखता है इस जंग में पहले मजदूर लोग शामिल थे, सिर्फ जो मजदूरी करते थे वो लोग शामिल थे। रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता ग्रेजुअली संतों, मिलों और फैक्ट्रियों के लोग भी शामिल हो गए। ये जो फाइट थी, स्ट्रगल थी सरमायादारों के खिलाफ, इसमें पहले तो खाली मजदूर थे जो मजदूरी पे काम करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता जो है वो संतों के, इंडस्ट्री के, अब एग्रीकल्चर के भी, मिलों के भी, फैक्ट्रियों के भी, ये सारे लोग शामिल हो गए। आखिर में ये एक इत्तेहाद हो गया और ये कामयाब हो गया मजदूर तबका अपने हकूक, अपने मुतालबात मनवाने में। क्योंकि सरमायादारों को पता चल गया, जब उन्होंने हड़ताल की, हर चीज़ बंद कर दी, सरमायादारों के पास जो जो एक जैसे दौलत पड़ी होती है वही उन्होंने खानी थी, वही इस्तेमाल करनी थी, तो वो चाहते थे कि दौलत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए, लेकिन अब बढ़ने का तो चांस ही वहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे मुआशरे में वहाँ पे जो तबकात थे उन्होंने हर चीज़ बैन कर दी, हड़ताल पे चले गए। अब यहाँ पे एंड पे अब बात करें तो जो कार्ल मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सरमायादाराना जो निज़ाम है इसका ख़ात्मा चाहता है और मज़दूर तबका की वो बालादस्ती चाहता है, उसका ख्वाह है। और इसने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में कार्ल मार्क्स ने ये नज़रियात पेश किए। अब इसकी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज़ आ जाती है, ये इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का हिस्सा है। अब इस नज़रिए में जो सरमायादारी का निज़ाम है, जो कैपिटलिज़म का जो सिस्टम है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, और ये जो तबकाती कशमकश है, ये जो क्लास स्ट्रगल है, ये इसके ऊपर इसने जो है तफसील से रोशनी डाली है कि ये सोशल, ये कैपिटलिज़म जो है इसका निज़ाम और जो तबकाती कशमकश है ये किन के बीच होती है, ये क्यों होती है, सरमायादाराना निज़ाम जो है वो उस पर काबिज़ कौन लोग होते हैं, हुकूमत पे किन का कब्ज़ा होता है, और वो किस तरह मज़दूरों को जो है उजरत नहीं देते, किस तरह उनका इस्तेसाल करते हैं, फिर मज़दूर किस तरह उनके ख़िलाफ़ स्टैंड लेते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सारा तबका यूनाइट हो जाता है मज़दूरों का, मिलों के, फैक्ट्रियों के सारे लोग, और फिर जो है वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। अब इज्तिमाई मुआशरा कायम करने के लिए ये अशद ज़रूरी है। अगर वो कार्ल मार्क्स कहता है कि कम्युनिज़म आपने कायम करना है मुआशरे के अंदर, तो ये ज़रूरी है। वो कहता है कि जो दौलत मज़दूरों की ही बदौलत है, वो कहता है कि जो दौलत है, जितनी भी दौलत है लैंडलॉर्ड के पास है या
बिजनेसमैन के पास है या कैपिटलिस्ट के पास है, वो ये मजदूरों की वजह से, मजदूर ही उनको कमा के दे रहे हैं। मजदूर जो है वो पैदावार में इजाफा करते हैं। जो लेबर क्लास है वो जो स्टेट या मुल्क जो है, कंट्री है, उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी दिल लगा के काम करते हैं और उसमें पैदावार में इजाफा करते हैं। जब पैदावार में इजाफा होता है तो वो मंडियों में उसकी रसाई होती है, वो ज़्यादा बिकती हैं। जब ज़्यादा पैदावार होगी तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो सरमायादार और लैंडलॉर्ड और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो अमीर से अमीर हो जाएंगे। कम मजदूरी, मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है, ज़्यादा मुनाफा सरमायादार लोग जो हैं वो ले जाते हैं। कीमतों में इजाफा हो जाता है, वो इस वजह से कि एक जो है चीज़ उसकी पैदावार कम हुई है, पैदावार कम हुई है लेकिन उसकी तलब ज़्यादा थी मार्केट में, तो सरमायादारों ने मज़दूरों से वो चीज़ जो है वो ले ली, ख़रीद ली, मार्केट में लेके चले गए, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कीमत जो है वो लगा दी कि ये चीज़ इतने की है। अब क्योंकि वो स्टॉक में तो चीज़ है ही कम, पैदावार ही कम हुई है, लिहाजा वो अब वहाँ पे ज़रूरत है मंडी की, तो वहाँ पे तो उन्होंने बेचनी है और जो लोग हैं उन्होंने ख़रीदनी है, तो उन्होंने कीमत बढ़ा दी। कीमत बढ़ा दी तो वो चीज़ जो है उसका फ़ायदा किसको ज़्यादा हुआ? कैपिटलिस्ट को ज़्यादा हुआ। मज़दूरों को तो हुआ ही नहीं। मज़दूरों को तो वो चीज़ अगर उन्होंने 10 घंटे में तैयार की है और उसकी जो कीमत थी वो जितनी 10 घंटे की थी, जो सरमायादार हैं उन्होंने उसकी कीमत 6 घंटे के हिसाब से उनको दे दी। 4 घंटे के जो पैसे हैं वो खुद ले गए और यही इस्तेसाल जो है वो होता रहा। कम पैदावार जब हुई तो बाज़ार में, मंडियों में उसकी जो मांग है उसमें इजाफा हो गया, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, वो बढ़ गई। तो इस वजह से सरमायादारों को जो है वो कीमतें बढ़ाना पड़ी। कीमतें बढ़ी तो उनको फ़ायदा हो गया। 10 घंटे का काम अगर मज़दूर ने किया है तो उसको उजरत 6 घंटे की मिली। अब इसका थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बड़ी बात जो है वो इसमें है, तमाम जो सरमाएदार, जो सरमाया है, जितना सरमाया है और जो सियासी इक़्तिदार है वो भी कैपिटलिस्ट के हाथों होता है। दी कैपिटलिज्म जो है, इसका जो इसने अपना एक नज़रिया पेश किया है सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर। मार्क्स कहता है जो भी, जितना भी सरमाया होता है स्टेट का, मुल्क का, जो सरमाया है, दौलत है, उसके ऊपर भी इनका कब्ज़ा है और जो सियासी इक़्तिदार है वो उसके ऊपर भी ये सरमायादार लोगों का कब्ज़ा है। ये छोटा सा तबका है, अक्सरियत में नहीं है, फिर भी ये मुल्क के ऊपर जो है हुक्मरानी करता है और ये किस तरह जो है अपनी जायदादें बनाता है, लोगों का इस्तेसाल करता है। और इसी कैपिटलिज्म के ऊपर जो है उसने जो मंशूर पेश किया है वो पहले हमने क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, ये उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कैपिटलिज्म, सरमायादाराना जो है निज़ाम, ये यही है। इसको ख़त्म करने का ख्वाहिशमंद था वो मज़दूरों को जो है, मज़दूरों की जो बालादस्ती है उसका ख्वाह था कि वो बड़े मज़दूरों को जो है उनके हकूक़ मुहैया हुए हों, उनको इक्वालिटी की बुनियाद पर जो है वो सारे राइट्स मिलें। अगर उनकी मज़दूरी कम है तो उनको मज़दूरी ज़्यादा दी जाए, प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो मुनासिब कीमत लगाई जाए, मज़दूरों की जो पैदावार है उसकी जो मसनूआत हैं उनको, और जो सियासी इक़्तिदार है इसमें सरमायादारों के अलावा मज़दूरों का भी हक़ है कि वो भी हुक्मरान बने। तो ये इसका कैपिटलिज़म था, ये इसका क्लास स्ट्रगल था। कितने तबके थे उस टाइम, जो अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। अगर कार्ल मार्क्स के इस कॉन्सेप्ट की, इन थ्योरीज़ की बात की जाए, अभी भी सरमायादाराना निज़ाम जो है, अगर हम इस कंट्री की, अपने कंट्री की बात कर लें तो अभी भी काफ़ी हद तक यही सारी चीज़ें अभी भी हैं इसमें।
तो ये पहले ख़त्म तो हो गई, ये तो उसने कहा कि ख़त्म होगी, लेकिन ये फिर दोबारा शुरू हो गई। सरमायादार आज भी हैं, लैंडलॉर्ड आज भी हैं, बिजनेसमैन आज भी हैं। वही इस्तेसाल हो रहा है कि एक जो है प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में 5,000 की बिकती है, तो मज़दूरी उसकी दी जाती है उसको, मज़दूर को 600 रुपये 700 रुपये। अगर कपड़ों की मिलों की बात कर लें तो वहाँ पे कितनी मज़दूरी मिलती है, कलर की बात कर लें या और काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें कितनी मज़दूरी मिलती है। मज़दूरी तो बहुत थोड़ी मिलती है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती हैं, मार्केट मंडियों में बाज़ार में चली जाती हैं, तो किस तरह ताजिर जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं और वो अपना सरमायादार हैं, वो मुनाफा कमाते हैं। ये आज भी चल रहा है, इसी के ही ख़िलाफ़ था कार्ल मार्क्स। क्योंकि मज़दूर जब आवाज़ उठाते हैं अपनी मज़दूरी बढ़ाने की, तो वो हड़ताल पे जाते हैं, साथ कुछ तबके और भी मिला लेते हैं अपने, दूसरे फैक्ट्रियों के, मिलों के, संतों के। वक्ती तौर पर वो इस कशमकश से निकलने के लिए जो सरमायादार हैं और बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो उनके मुतालबात तस्लीम भी कर लेती है, उनकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा भी देती है, मजदूरी बढ़ा भी देती है, लेकिन आस्ता आस्ता फिर उनको जो मज़दूर मुतालबात करते हैं उनको कारखानों से निकालना, मिलों से निकालना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई वजूहात जो है, कोई रीज़न बनाकर वो कारखाना, वो मिल ही कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बंद कर देते हैं और उनका जो है ये सारा गुस्सा ऐसे ख़त्म हो जाता है। ये था कार्ल मार्क्स का जो है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में जो उसके कॉन्सेप्ट थे। एक उसका कॉन्सेप्ट है सोशल रिवोल्यूशन, जो इनकलाब है उसकी वजूहात क्या हैं, इनकलाब को रोका कैसे जा सकता है, इनकलाब आते क्यों हैं, इनकलाब का फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है, और इनकलाब में ये जो क्लास स्ट्रगल है, तबकाती कशमकश, इन दोनों तबकों में किसका फ़ायदा होता है। तो ये सारी इनकलाब जो है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन है, उसमें ये आएगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके मेन जो पॉइंट हैं, मेन अगर पॉइंट ही बना लिए जाएं, क्लास स्ट्रगल के मेन पॉइंट बना लिए जाएं, सरप्लस थ्योरी के पॉइंट बना लिए जाएं, या इसकी कैपिटलिज्म के मेन पॉइंट बना लिए जाएं, हेडिंग बना ली जाए, और इसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी ओवरऑल की बात करें तो उसकी पूरी सियासी फ़लसफ़ा जो है ये डायलेक्टिव मटेरियलिज़म है, उसके बाद इसकी क्लास स्ट्रगल है, उसके बाद इसकी जो है वो सरप्लस थ्योरी है, उसके बाद इसकी कैपिटलिज्म थ्योरी है, उसके बाद उसकी सोशल रेवोल्यूशन जो है वो थ्योरीज़ है। ये सारी इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर आ जाती है। फिर इसकी गवर्नमेंट का नज़रिया है, फिर इसका मार्क्स का जो है वो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो ये पूछा नहीं जाता ज़्यादा, इस वजह से हमने ये करना ही नहीं है। ठीक हो गया। इसाक भाई कोई सवाल है तो पूछें आप। 10 बजे स्टार्ट हुई है। कोई सवाल है इसाक भाई तो पूछ लें आप। अज़हर, चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।